अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी वार्म वेलकम टू ACT क्लासेस। माय नेम इज़ तौकीरुल इस्लाम। आज हम सुपरवाइज़र का जो स्पेशलाइजेशन पार्ट है उसके यूनिट 2 के नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। वी विल अपलोड द नोट्स एज सून एज पॉसिबल। हमने अभी तक यूनिट 6 के नोट्स PDF जो है आपको टेलीग्राम चैनल पर अपलोड करके आपको प्रोवाइड की है। साथ में हमने यूनिट 6 के सारे वीडियो लेक्चर्स जो हैं वो अपलोड कर दिए थे। यूनिट 1 उसके PDF नोट्स मैंने ऑलरेडी एक ही PDF में अपलोड कर दिए थे एंड नाउ मैंने यूनिट 2 को भी कंप्लीट करके उसको उसकी जो PDF है उसको टेलीग्राम चैनल पर डाल दिया है। सो टुडे विल टॉक अबाउट यूनिट 2 of the specialization part for the post of supervisor in the Department of Social Welfare। तो एज यू मस्ट बी नोइंग कि इसमें टोटल 6 यूनिट्स हैं और अभी तक एज यू कैन सी 6 में से 3 यूनिट्स तो कंप्लीट हो चुके हैं एंड नाउ वी विल बी लेफ्ट विद यूनिट 3, 4 एंड 5 जिनके नोट्स में जल्दी अपलोड करने वाला हूँ। मैं फिर से इस चीज़ को रिपीट करूँगा कि वीडियोस इंशाल्लाह मैं पहले PDF को अपलोड कर दूँगा। आई विल कवर ऑल द 6 यूनिट्स, उसके बाद फिर मैं आपको वीडियोस अपलोड कर दूँगा। बट आज की वीडियो इंपॉर्टेंट है, आज की वीडियो को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस PDF को पढ़ने से पहले यू नीड टू अंडरस्टैंड हाउ यू शुड रीड दिस PDF। इसमें से किस चीज़ को याद रखना है, किस चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। आई मेक श्योर कि जो भी मैं PDF में जो चीज़ें इंक्लूड करूँ वो रेलिवेंट हो एग्ज़ाम के। एंड यू विल सी लाइक जो जितनी भी PDFs आप देखोगे मेरी, चाहे जिस भी सब्जेक्ट की हो, उस पे आप देखोगे कि हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। अनलाइक आप अगर आप किसी दूसरे सोर्स से पढ़ रहे हो तो यू मस्ट बी सीइंग वहाँ पे ऐसी लाइंस होती हैं, ऐसी चीज़ें होती हैं जो जिन पे क्वेश्चन नहीं बन सकता। बट हेयर यू विल सी ईच एंड एवरी लाइन कैन फॉर्म ए क्वेश्चन। हर लाइन में से एक क्वेश्चन आ सकता है, तो इसलिए एक तो एक रिस्क होती हैं और साथ में एग्ज़ाम ओरिएंटेड होती हैं। नाउ बिफोर आई स्टार्ट विद दिस PDF, अगर आप सुपरवाइज़र के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो स्पेशलाइजेशन के लिए मैंने ऑलरेडी यूनिट 6 यूनिट 1 को कवर किया है। उसकी वीडियोस आपको चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी। GK जो है सुपरवाइज़र के लिए, उसके लिए अलग प्लेलिस्ट है, GK फॉर सुपरवाइज़र सोशल वेलफेयर, जिसमें आपको GK की वीडियोस मिल जाएंगी। उसमें मैंने GK के वो सारे टॉपिक्स पढ़ाए हुए हैं ऑलमोस्ट, एंड देयर आर वीडियोज़ जिनको अभी तक लाखों बच्चे देख चुके हैं। मोर देन 3,350,000 पीपल यानी 3.5 लाख लोगों ने क्लाइमेट ऑफ इंडिया वाले वीडियो को देखा है। साथ में फिजिकल पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ इंडिया, एनवायरनमेंट, इकोलॉजी और बाकी टॉपिक्स को भी लाखों बच्चों ने अभी तक देखा है। उसकी भी PDF आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी और साथ में उन वीडियोस को आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी इस EACT क्लासेस की यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ इसको देख सकते हो। कंप्यूटर अवेयरनेस भी मैंने पढ़ाया है। कंप्यूटर अवेयरनेस मैंने 2 प्लेलिस्ट में पढ़ाया था, एक 25 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है और दूसरी 60 वीडियोस की एक प्लेलिस्ट है। दोनों में से आपको जो अच्छी लगे आप दोनों में से एक देखो। उसकी एक मैंने एक फ्री ऑफ कॉस्ट PDF बुक की फॉर्म में आपको EACT क्लासेस की टेलीग्राम चैनल और एंड्रॉयड ऐप दोनों पे मिल जाएंगे। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आप PDF डाउनलोड कर सकते हो और साथ में वीडियोस भी आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस की वीडियोस अभी अपलोड हो रही हैं और साथ में ऑलरेडी भी अपलोडेड हैं। तो अगर आप इन वीडियोस को देखना चाहोगे तो इस PDF को जब आप डाउनलोड करोगे तो जो ये तीसरी या चौथी स्लाइड है इसमें यहाँ पे एक लिंक दी हुई है, उस लिंक पे क्लिक करके प्लेलिस्ट में आप सुपरवाइज़र के रिगार्डिंग GK फॉर सुपरवाइज़र, स्पेशलाइजेशन फॉर फीमेल सुपरवाइज़र, कंप्यूटर फॉर सुपरवाइज़र, इस तरह की प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगी, उन पे आप देख सकते हो ना। बिफोर आई बिगिन और एक इन्फॉर्मेशन जो मैं आपको देना चाहूँगा कि मैं 2 PDFs डालने वाला हूँ। एक तो होगी वो इस तरह की होगी जिसमें आपको हर पेज पे एक स्लाइड मिलेगी। दूसरी वाली होगी जिसका नाम होगा यूनिट 2 प्रिंटेबल। उसमें आपको हर पेज पे ऐसे 4 स्लाइड्स देखने को मिलेंगी। तो दोनों का कंटेंट सेम है, दोनों एक जैसी हैं, बस फ़र्क ये है कि अगर आप प्रिंट करना चाहते हो तो इस यूनिट 2 प्रिंटेबल वाली को प्रिंट करना आप, क्योंकि इसमें आपको कम पेजेस लगेंगे, 50 पेज के आसपास में आपका ये टोटल यूनिट 2 आ जाएगा। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो इस वाली से पढ़ सकते हो जो कि ऐसे है, जिसमें एक पेज पे एक स्लाइड है, बिकॉज इसमें आपको साइज़ अच्छे से दिखा, उस पर भी दिखेगा क्योंकि उसमें मैंने साइज़ रखा है अच्छा खासा। यू कैन रीड द, जब आप इसको प्रिंट करोगे तो इट्स रीडेबल, इसको मैंने चेक किया हुआ है। तो ठीक है, तो अगर आप यूनिट 2 को देखोगे तो यूनिट 2 में जो आपकी मेन टॉपिक्स हैं, हाँ, उसमें जेंडर इनक्वालिटी के बारे में पढ़ना है आपको, जेंडर लॉज एंड ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ना है,
इसके अलावा थियरीज़ और स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, उसमें आपको फ्रॉइड और एरिक्सन इन दो की थियरीज़ के बारे में पढ़ना है, सोशलाइजेशन और उसकी थियरीज़ के बारे में पढ़ना है, और एंग्जाइटी डिसऑर्डर जिसमें आपको फोबियाज़ के बारे में पढ़ना है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर यानी OCD के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा GAD, PTSD, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर और पैनिक डिसऑर्डर जैसी जो डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में पढ़ना है। अब यहाँ पे जेंडर इनइक्वालिटीज़ की अगर हम बात करेंगे तो जेंडर इनइक्वालिटी में मैंने पहले आपको यहाँ डेफिनेशन बताई है कि सेक्स और जेंडर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो पहले आपको पता होना चाहिए सेक्स और जेंडर के बीच का डिफरेंस क्या होता है। तो यूजुअली हम देखते हैं कि सेक्स यूजुअली इज़ एसोसिएटेड विथ द बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स, यानी मेल और फीमेल के जो बायोलॉजिकल एस्पेक्ट्स होते हैं, लाइक मेल और फीमेल में जो फिज़िकल डिफरेंसेस होते हैं दे उनको हम सेक्स में पढ़ते हैं, ठीक है। जब हम जेंडर की बात करते हैं तो जेंडर में हम सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स या बिहेवियर्स की पढ़ते हैं, लाइक सोसाइटी के अंदर एक मेल या फीमेल का क्या रोल है उसके बारे में जब हम पढ़ते हैं, या उनकी क्या एक्टिविटीज़ होती हैं या उनका क्या बिहेवियर होना चाहिए, तो उसको हम जेंडर में कंसिडर करते हैं। तो समटाइम्स हम सेक्स और जेंडर को लाइक इंटरचेंजेबली यूज़ भी करते हैं, बट देयर इज़ अ स्लाइट बिट ऑफ डिफरेंस, इसके बारे में आपको यहाँ पे मिल जाएगा इजीली। तो अब यहाँ पे सेक्स और जेंडर के बीच में डिफरेंस या इस पे क्वेश्चन मुझे नहीं लगता उतना पूछा जा सकता है, क्योंकि इस पे उतना क्वेश्चन नहीं बनेगा। लेकिन देयर आर सम टर्म्स लाइक जेंडर आइडेंटिटी क्या होती है, जेंडर रोल क्या होता है, इस पे क्वेश्चन बन सकता है। लाइक दे माइट आस्क यू कि द पर्सनस सेंस ऑफ देयर ओन जेंडर इज़ कॉल्ड एज, उसको क्या कहते हैं, क्या उसको जेंडर आइडेंटिटी कहते हैं, जेंडर रोल कहते हैं, या कुछ और कहते हैं। तो यू शुड अंडरस्टैंड कि जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है, जेंडर रोल क्या होता है, तो इस टर्म्स या जेंडर एक्सप्रेशन क्या होता है, जेंडर स्टीरियोटाइप क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे मैंने कुछ इम्पॉर्टेंट जो लाइक नोन जेंडर्स हैं उनके बारे में बात की है, लाइक एज लाइक पीपल कंसर्न आज के वर्ल्ड में यू सी लाइक देर आर अ लॉट ऑफ जेंडर्स आउट देयर। अब सिर्फ दो ही जेंडर्स नहीं माने जाते हैं, मेल एंड फीमेल। अब सम पीपल बिलीव देयर आर मोर देन 70 जेंडर्स आउट देयर। तो उसमें से कुछ हैं लाइक सिस जेंडर क्या होता है, ट्रांसजेंडर क्या होता है, इनके बारे में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो कि LGBTQ में ज़्यादातर हम पढ़ते हैं। लेस्बियन क्या होता है, गे क्या होता है, बाइसेक्सुअल क्या होता है, क्वेश्चनिंग या क्यूअर कम्युनिटी, इसमें कौन कौन से लोग आते हैं, इंटरसेक्स क्या होता है, एसेक्सुअल्स क्या होते हैं, नॉन बाइनरी किनको कहते हैं, तो इनके बारे में पता होना चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा, डिटेल में मैंने लिखा हुआ है, और शॉर्ट में मैंने यहाँ पे फिर समराइज़ भी किया हुआ है। लेस्बियन किसको कहते हैं, लेस्बियन उस वुमन को कहते हैं जो कि सेक्सुअली अट्रैक्टेड होती है टुवर्ड्स अदर वुमन। इसी तरह से गे क्या होता है, गे यूजुअली हम कहते हैं जो सेम सेक्स या सेम जेंडर के पर्सन को लाइक करेगा। लाइक अगर एक मेल को लाइक करता है तो विल कॉल हिम ए गे, और विल कॉल देम ए गे, सॉरी। एंड ऐसे ही गर्ल अगर गर्ल को लाइक करती है तो उसको भी हम यूजुअली गे कहते हैं। तो गे दोनों के लिए यूज़ होता है। तो इस तरह से लाइक देयर आर अदर टर्म्स एज वेल, तो उनके बारे में यहाँ आपको डिटेल में दिया हुआ है, इस पर क्वेश्चन बन सकता है। नेक्स्ट इज जो क्वेश्चन दिया हुआ है दैट इज जेंडर इनइक्वालिटी, इस पे ज़्यादा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन ज़्यादा इस पे आएगा बिकॉज स्पेसिफिकली ये जो है आपके इसमें। अब जेंडर इनइक्वालिटी क्या होता है ये आपको पता ही है, लाइक जब इनइक्वालिटी अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा जेंडर्स के बीच में, लाइक मेल या फीमेल के बीच में, उनके बीच में डिफरेंस क्रिएट किया जाएगा, उनको अनइक्वल ट्रीटमेंट दिया जाएगा। तो अब इस पे क्वेश्चन कैसे बन सकता है, सबसे पहले जो इस पे क्वेश्चन बन सकता है मेरे हिसाब से वो बन सकता है कि फैक्टर्स क्या रिस्पॉन्सिबल होते हैं, किस वजह से जेंडर इनइक्वालिटी होती है। तो दे माइट आस्क लाइक विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर रेस्पॉन्सिबल फॉर जेंडर इनइक्वालिटी। तो वो 2-3 आपको देंगे, लाइक वो बोलेंगे क्या चाइल्ड मैरिज या अनइवन एक्सेस टू एजुकेशन, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट गर्ल चाइल्ड, ऐसे ही सोशल इवल्स, ये 2-4 दे देंगे और वो आपको बोलेंगे इनमें से कौन सा रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ठीक है। तो और कोई चौथा एक दे देंगे जो रेस्पॉन्सिबल नहीं होगा। तो यू शुड नो, आपको पता होना चाहिए कि क्या कौन सी चीज़ रेस्पॉन्सिबल है और कौन सी नहीं है। तो दीज आर द 9 मेन फैक्टर्स जो रेस्पॉन्सिबल है जेंडर इनइक्वालिटी के। उसके बाद इंडिया के अंदर मेनली कौन से कॉजेज हैं, ये भी सेम है, लाइक किन वजहों से, किन फैक्टर्स की वजह से इंडिया में इनइक्वालिटी होती है, जेंडर इनइक्वालिटी होती है। तो उसमें भी लाइक पॉवर्टी एक रीज़न है, पेट्रियार्कल सेटअप जो है इंडियन सोसाइटी का, वो भी एक रीज़न है। इसी तरह से जो 5 टोटल मैंने यहाँ पे दिए हुए, लैक ऑफ एजुकेशन या लिटरेसी है, लैक ऑफ अवेयरनेस है, सोशल कस्टम्स या ट्रेडिशनल बिलीफ्स जो हैं लोगों के, इसकी वजह से भी जेंडर इनइक्वालिटी होती है इंडिया के अंदर। तो यू शुड नो अबाउट दीज थिंग्स, इसके बारे में बस इतना पता होना चाहिए कि ये चीज़ें आपको पता होंगी पहले से, बट आपको ये देखना है कि क्वेश्चन कैसे आएगा। क्वेश्चन
ऐसे आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फैक्टर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर, इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसके बाद हमें पढ़ना है इफेक्ट्स ऑफ जेंडर इनइक्वालिटी। जेंडर इनइक्वालिटी के से क्या इफेक्ट्स पड़ते हैं। एक इफेक्ट पड़ता है जब मेल और फीमेल के बीच में लाइक इनइक्वालिटी होगी तो ऑब्वियसली सेक्स रेशो डिक्लाइन होता है। कैसे होता है डिक्लाइन? क्योंकि जब इनइक्वालिटी होती है तो मेल चाइल्ड या मेल सन को प्रेफरेंस दी जाती है, इस वजह से सब चाहते हैं या ज़्यादातर लोग चाहते हैं कि हमें बेटा ही हो। उस वजह से फीमेल इन्फेंटिसाइड होता है, यानी जो फीमेल्स होती हैं छोटी बच्ची, जब छोटी बच्चियां मतलब कंसीव होती हैं तो उनको पेट के अंदर ही मार दिया जाता है। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि जेंडर इनइक्वालिटी के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, ठीक है। इसके बाद देयर आर सम थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव्स ऑन जेंडर, लाइक वी हैव द स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो हमने पढ़ा था, या फंक्शनल थियरी। इसके अलावा कॉन्फ्लिक्ट थियरी जो हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में या यूनिट 1 में भी पढ़ी थी, दैट वाज गिवन बाय कार्ल मार्क्स। एंड देयर इज आल्सो फेमिनिस्ट थियरी। अब इसमें क्वेश्चन आ सकता है लाइक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की थियरी किसने प्रोपाउंड की थी या प्रपोज की थी, एंड कॉन्फ्लिक्ट थियरी किसने दी थी, दैट इज कार्ल मार्क्स। अब इसमें आपको क्रैक्स पता होना चाहिए स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म थियरी का और कॉन्फ्लिक्ट थियरी का, लाइक मेन पॉइंट क्या है इस थियरी का, ठीक है, इस थियरी का रिलेटेड टू जेंडर। इसी तरह से कॉन्फ्लिक्ट थियरी का भी पता होना चाहिए और इसको किसने प्रपोज किया था। यही दो चीज़ें हैं जिन पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद वी हैव द इश्यूज एंड चैलेंजेस इन जेंडर इनइक्वालिटी। उसमें हमें कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ ग्लास सीलिंग, ये आपको पता होना चाहिए ये क्या होता है और ये किसने दिया था, इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद करंट अफेयर्स के 2-3 पॉइंट्स यहाँ पे आपको मिलेंगे। इंटरनेशनल वुमेंस डे 2024, ये आपको देखना है कौन से डे पे मनाया जाता है, 8 मार्च को, और उसकी थीम क्या थी। नेशनल वुमेंस डे 13 फेब को मनाया जाता है सरोजनी नायडू की एनिवर्सरी पे। साथ में जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स एक होता है और ग्लोबल जेंडर इंडेक्स और एक होता है जो कि जेंडर गैप रिपोर्ट निकालता है। तो इसमें इंडिया की रैंक आपको पता होनी चाहिए जो यहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद कुछ बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जिनका आपको पता होना चाहिए जिस पे क्वेश्चन आ सकता है, लाइक पेट्रियार्की क्या होता है, जेंडर बायस क्या होता है, जेंडर जस्टिस क्या होता है, जेंडर न्यूट्रल क्या होता है, और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दैट इज इंटरसेक्शनैलिटी। इंटरसेक्शनैलिटी क्या होता है? इंटरसेक्शनैलिटी होता है कि जो सोशल कैटेगराइजेशंस हैं या सोशल कॉन्स्ट्रक्ट्स हैं लाइक रेस, क्लास, जेंडर, सेक्सुअलिटी, ये सारी चीज़ें जो होती है ये इंटरकनेक्टेड होती है, इसी को इंटरसेक्शनैलिटी कहते हैं। तो इसको किसने प्रपोज किया था, इस टर्म को किसने कॉइन किया था, ये आपको पता होना चाहिए। सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म क्या होता है, सोशल रिलेटिविज्म क्या होता है, स्टीरियोटाइपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज स्टीरियोटाइपिंग यूजुअली जेंडर के साथ होता है। जेंडर स्टीरियोटाइप्स बहुत ज़्यादा है हमारी सोसाइटी में, तो स्टीरियोटाइपिंग आपको पता होना चाहिए क्या होता है। जेंडर इक्वालिटी क्या होता है, फेमिनिज्म क्या होता है, जेंडर आइडेंटिटी क्या होता है, सेक्सिज्म क्या होता है, जेंडर रोल्स क्या होते हैं, जेंडर एक्सप्रेशन क्या होता है, मैस्कुलिनिटी, फेमिनिटी, जेंडर बाइनरी, नॉन बाइनरी। इसी तरह से आपको हेटेरोनॉर्मेटिव, सिस जेंडर, जेंडर डिस्फोरिया, और इसके अलावा सेक्सुअलिटी, क्वेयर, एलीशिप और जेंडर परफॉर्मेंस के बारे में पता होना चाहिए। एंड्रोगाइनी क्या होता है, जेंडर फ्लूइडिटी क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है। ये बहुत बेसिक टर्म्स हैं, इनसे डरने की ज़रूरत नहीं है, बहुत बेसिक टर्म्स हैं। एक बार आपको आ गई समझ तो फिर आपको, मुझे नहीं लगता ये कभी भूल जाएंगी, ठीक है। जेंडर बाइनरी क्या होता है? जेंडर बाइनरी होता है जब हम जेंडर को दो क्लास में डिवाइड करते हैं, जब हम बोलते हैं कि दो ही जेंडर्स हैं, मेल एंड फीमेल, हम उसको कहेंगे जेंडर बाइनरी, ठीक है। इसके बाद फेमिनिज्म में मैंने थोड़ा सा पढ़ा है, यहाँ पे लिखा हुआ है फेमिनिज्म होता है क्या है और फेमिनिज्म का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से हुआ। यूजुअली हम कहते हैं 4 वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, 4 वेव्स में डेवलप हुआ, या कहीं पे आप थ्री ही भी देखोगे, देयर आर ओनली 3, कहीं पे आप 4 भी देखो। तो मैंने चारों के बारे में पढ़ा है, यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। इसके बारे में आपको पता होनी चाहिए फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म कब आई थी और उसमें किस चीज़ के बारे में बात की गई थी। तो फर्स्ट वेव ऑफ फेमिनिज्म अर्ली 20th सेंचुरी में स्टार्ट हुई थी और उसमें उस टाइम पे विमेन को लीगल राइट्स देने की और उनको प्रॉपर्टी राइट्स देने की बात की गई थी, क्योंकि उस टाइम पे विमेन को लीगल राइट्स भी नहीं दिए जाते थे मैन की तरह, और साथ में प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं दिए जाते इक्वल टू मैन। तो फेमिनिज्म तब उस बारे में बात करता था, या फेमिनिस्ट जो थे, फेमिनिस्ट फिलोसफर्स या फेमिनिस्ट राइटर्स, वो इन चीज़ों के ऊपर बात करते थे। इस तरह से सेकंड वेव कब आई थी, थर्ड वेव कब आई थी और फोर्थ वेव कब आई थी। तो इस पे क्वेश्चन आ सकता है लाइक सेकंड वेव
कब आई थी फेमिनिज्म की, या सेकेंड वेव में किन चीज़ों के बारे में, किन इश्यूज़ के बारे में बात की गई थी, या किन चीज़ों पे फोकस था, ठीक है। यू शुड नो अबाउट दिस। तो यहाँ पे मैंने समराइज भी किया हुआ है, यू कैन सी इन दिस ग्राफिक एज वेल। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ यहाँ पे प्रोमिनेंट टेक्स्ट की बात की है मैंने कि लाइक कुछ फेमिनिज्म के रिलेटेड या जेंडर के रिलेटेड जो कुछ बहुत ही फेमस टेक्स्ट हैं, लाइक वी हैव द सेकंड सेक्स, वो बहुत ही फेमस है, लाइक लिटरेचर स्टूडेंट्स को पढ़ाया जाता है, बट आई डोंट थिंक इस पर क्वेश्चन आएगा, तो यू कैन स्किप दिस इतना। इसके बाद जेंडर लॉ एंड ह्यूमन राइट्स नेक्स्ट आपका मेन टॉपिक है, ठीक है। अब जेंडर लॉ में सबसे पहले हम जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो है कि देर आर यूजली दो तरह के प्रोविजंस होते हैं। एक तो है कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से लाइक जेंडर के रिलेटेड या जेंडर इक्वालिटी के रिलेटेड कौन कौन से प्रोविजंस हैं। तो इसमें आपको याद रखना है आर्टिकल 14, 15, 15(3), आर्टिकल 16 जो क्या आते हैं फंडामेंटल राइट्स में, और DPSPs में जो आपका आर्टिकल 39A, 39B, 39C और आर्टिकल 42 है। इसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये किसके रिलेटेड है। लाइक हम पढ़ते हैं आर्टिकल 14 जो क्या है इक्वालिटी बिफोर लॉ, आर्टिकल 15 दैट प्रोहिबिट्स डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट एंड सेक्स, सेक्स की बेसिस पे प्रोहिबिट करता है डिस्क्रिमिनेशन को। साथ में आर्टिकल 15(3) उसका एक सब आर्टिकल है जो कि इन स्टेट करता है, जो कि इंडियन स्टेट को या लाइक गवर्नमेंट को बताता है कि लाइक यू शुड मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर चिल्ड्रन, ठीक है। इसके अलावा आर्टिकल 16 दैट इज़ इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल सिटीजन्स। ऐसे ही DPSPs हैं 39A, 39D और साथ में आर्टिकल 42 है जो जिसके अंदर मैटरनिटी रिलीफ के बारे में लिखा गया है। तो इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इस पर क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो क्वेश्चन आ सकते हैं लाइक which of the following articles of the Indian Constitution talks about the maternity relief, तो you should know it's article 42, ठीक है। या और ह्यूमन कंडीशंस एट वर्क ये किस में लिखा हुआ है, तो you should know आर्टिकल 42 है। इसके बाद ये तो हो गए आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कौन कौन से प्रोविजंस। अब कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर भी कुछ कानून होते हैं, तो उन कौन कौन से ऐसे कानून थे जो जेंडर के रिलेटेड थे या ह्यूमन राइट्स के बारे में थे, तो यू शुड नो वो कौन कौन से थे। देयर आर ए फ्यू जिनको मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइक द इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट जिसमें लाइक इक्वल वेज फॉर इक्वल वर्क 1976 में आया था। इसी तरह से क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट 2013 में आया था। वुमेन रिजर्वेशन बिल 2023 में रिसेंटली जो आई थी 33% रिजर्वेशन जिसमें बात की गई थी। इसके अलावा मैटरनिटी बेनिफिट, स्पेशल मैरिज, डावरी प्रोहिबिशन एक्ट, इस तरह से ये 5-10 एक्ट्स हैं। इनके बारे में आपको एक तो डेट इनकी याद रखनी है कब इनको लाया गया था, और दूसरी चीज़ आपको याद रखनी है कि इनमें किस चीज़ के बारे में बात की गई थी। तो टुमारो अगर वो लाइक आपको पूछेंगे कि फॉर एग्जांपल मे बी दे आस्क यू अबाउट कि किस एक्ट ने बात की थी लाइक सेम इक्वल वर्क फॉर इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के बारे में, तो यू शुड नो ये इक्वल रिम्यूनरेशन एक्ट में ये बात की गई थी, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे इन सारे एक्ट्स को डिटेल में डिस्कस किया हुआ है, इनको आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। या वो दे माइट आस्क यू लाइक शाहबानो केस किसके रिलेटेड था, दैट वाज रिलेटेड टू मुस्लिम वुमेन्स एक्ट जो 1986 प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट जो आया था। एंड इसके बाद जो इम्पोर्टेंट दैट्स ह्यूमन राइट्स में आपको जो चीज़ पता होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन राइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं। तो वहाँ क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं लाइक दे आर यूनिवर्सल, दे आर इनएलिएनेबल, दे आर इनडिविजिबल, दे आर इंटरडिपेंडेंट। इसके अलावा बाकी जो यहाँ पे मैंने लगभग 13 और 14 आई गेस इसके जो है कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पे लिखे हुए, दे आर डायनेमिक, दे आर नेवर एब्सोल्यूट एंड दे लिमिट द स्टेट पावर, इस तरह की चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। इसके अलावा हम यहाँ भी जनरेशन्स के बारे में पढ़ते हैं, तो इसमें भी आपको पूछा जा सकता है लाइक सेकंड जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स में कौन कौन से राइट्स की बात की गई थी, थर्ड जनरेशन में कौन कौन से राइट्स की बात की गई थी। तो कुछ इंपॉर्टेंट ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स जो हुई थी उनमें वी सी द मैग्ना कार्टा ऑफ 1215, इंग्लिश बिल ऑफ राइट्स 1689 में आई थी। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जिसको हमें लाइक स्पेसिफिकली मेंशन भी किया हुआ है इन्होंने सिलेबस में, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। एंड साथ में जो इसके अलावा बाकी हैं UN चार्टर वगैरह, इनके डेट्स आपको बस याद रखने, इनके बस आप डेट्स याद रखना। यहाँ पे जो लैंडमार्क्स दिए हुए हैं, बाकी इसमें मुझे लगता है क्वेश्चन आएगा। ये सेम आर्टिकल ह्यूमन इक्वालिटी या ह्यूमन राइट्स के रिलेटेड जो आर्टिकल्स हैं उनके बारे में आपको पता होने चाहिए, लाइक
abolition of untouchability, Article 17. Article 18 is abolition of titles, equal opportunity to all, Article 16. Non-discrimination, that is Article 15. इक्वालिटी बिफोर लॉ, दैट्स आर्टिकल 14. तो ये जो फंडामेंटल राइट्स हैं 14 से लेकर 18, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए, ठीक है. इसके बाद हम जिस पे क्वेश्चन आएगा दैट इज़ यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जो 1948 में पास हुआ था. ये स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है, तो इसको आपको डेट इसकी पता होनी चाहिए कि ये कब पास हुआ था. दैट इज़ 10 दिसंबर 1948 को, जिस दिन ये पास हुआ था. और इसी डे को ह्यूमन राइट्स डे भी मनाया जाता है, ठीक है. एंड 2023 में ह्यूमन राइट्स डे की थीम थी फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल, ठीक है. इसमें टोटल 30 आर्टिकल्स हैं. वो सारे आई डोंट थिंक क्वेश्चन आएगा उन पे के सारे आर्टिकल्स पे, बट इफ़ यू स्टिल वांट टू रीड, वो यहाँ पे लिखा हुआ है. तो वहाँ क्वेश्चन अगर आएगा राइट टू लाइफ किस आर्टिकल में है, जो UDHR है उसकी किस आर्टिकल में, दैट इज़ आर्टिकल 3. आर्टिकल 1 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी, आर्टिकल 2 में फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन है. इसी तरह से आर्टिकल 3 में फ्रीडम फ्रॉम लाइफ, आर्टिकल 3 के अंदर राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड सिक्योरिटी है. फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी आर्टिकल 4 में है. आर्टिकल 5 में है फ्रीडम फ्रॉम टॉर्चर. इस तरह से टोटल 30 आर्टिकल्स हैं. मेन इसमें से जो है वो कुछ हैं लाइक दैट इज़ इक्वालिटी, 5 जैसे आप याद रखते हो, ये मेन आप याद रखते हो. राइट टू लाइफ आप याद रखना, 3rd है. इक्वालिटी बिफोर लॉ इज़ 7. इसी तरह से आप इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, आर्टिकल 11 है. राइट टू नेशनैलिटी इज़ आर्टिकल 15. राइट टू प्रॉपर्टी इज़ आर्टिकल 17. इसी तरह से राइट टू वर्क इज़ आर्टिकल 23. राइट टू एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट, इसका आर्टिकल 26. ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, जो इस UDHR में आपको पढ़ना है, ठीक है. इसके बाद स्टेज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है. इसमें आपको 2 थियरीज़ पढ़नी है, फ्रूइड की और एरिक्सन की. अब यहाँ पे फ्रूइड की जो जिसको हम कहते हैं फ्रूइड्स साइकोसेक्सुअल थियरी, एंड एरिक्सन की जो थियरी है, इन दो के बीच में आपको जो पढ़ना है, एक तो ये है कि फ्रूइड की जो ह्यूमन डेवलपमेंट की थियरी थी उसमें इन्होंने 5 स्टेट्स के बारे में बात की थी, या 5 स्टेट्स दिए थे, या इसने कहा था कि ह्यूमन 5 स्टेट्स के अंदर डेवलप होता है, ये ह्यूमन की डेवलपमेंट जो होती है. तो उसमें फर्स्ट स्टेज इज़ ओरल स्टेज, आपको पता होना चाहिए ओरल स्टेज का किस ईयर से किस ईयर तक होता है, किस एज से किस एज तक होता है. एनल स्टेज, फैलिक स्टेज, लेटेंट स्टेज और जेनिटल स्टेज, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए. और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए लाइक एनल स्टेज या ओरल स्टेज में लाइक क्या चीज़ें होती हैं, जिस तरह से हम पढ़ते हैं लाइक वो अपनी डिज़ायर्स को किस तरह से फुलफ़िल करता है इस हर एक स्टेज में. फिर जब एरिक्सन की बात करते हैं तो एरिक्सन ने 8 स्टेज के बारे में बात की थी, और हर स्टेज में लाइक वी हैव ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट इन स्टेज 1, इन स्टेज 2 है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट. तो आपको पता होना चाहिए लाइक एडोलसेंस में यूजुअली क्या होता है. एडोलसेंस में यूजुअली क्या होता है लाइक एडोलसेंस में वी सी लाइक आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन, इस तरह की चीज़ें होती हैं, ठीक है. तो इनके बारे में स्टेज के बारे में आपको पढ़ना है. इस पर क्वेश्चन बनेगा, डेफिनेटली बनेगा, और इस पर तो इजीली बनेगा, क्योंकि ये और इसमें मुझे लगता है इजी है गेस करना कि क्वेश्चन किस तरह का आ सकता है, ठीक है. तो इस पर यूजुअली आ सकता है फैलिक स्टेज कौन सा स्टेज हो सकता है, या 3rd स्टेज कौन सा होता है, 2nd स्टेज कौन सा होता है, या किस एज से लेके किस एज तक फैलिक स्टेज होता है, ओरल स्टेज कब होता है, या लेटेंट स्टेज कब होता है, ठीक है. तो इन 2 में आपको ये चीज़ें पढ़नी है. इसके बाद सोशलाइजेशन की थियरीज़ हैं. हम मेजरली पहले हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन. वी हैव द एंटिसिपेटरी सोशलाइजेशन क्या होता है, रीसोशलाइजेशन क्या होता है, डेवलपमेंटल सोशलाइजेशन, रिवर्स सोशलाइजेशन, जेंडर सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन. ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपको, और बहुत ईजी भी हैं ये टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन, बिकॉज अगर वहाँ क्वेश्चन आएगा भी तो जेंडर सोशलाइजेशन, अगर आपको सोशलाइजेशन पता होगा तो ईजिली गेस कर पाओगे आपके जेंडर सोशलाइजेशन क्या होता है, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन क्या होता है, ठीक है. ये जब मैं इंशाल्लाह वीडियोस में डेप्थ में पढ़ाऊँगा तो मैं आपको याद हो जाएंगी चीज़ें. तब तक के लिए अब तक आप खुद पढ़ोगे तो इंशाल्लाह आपको खुद भी समझ आएंगी चीज़ें. इसके बाद एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन किन किन एजेंट्स के थ्रू होती है. फैमिली में सोशलाइजेशन होती है, स्कूल्स में होती है, पीयर ग्रुप्स और मास मीडिया के थ्रू सोशलाइजेशन होती है. इसके बाद इसमें कुछ थियरीज़ हैं लाइक वी हैव द कूलीज थियरी ऑफ लुकिंग ग्लास सेल्फ. इसको किसने दिया था ये आपको पता होना चाहिए, और इसका मेन एक पॉइंट आपको पता होना चाहिए कि क्रक्स क्या है इस थियरी का. इसी तरह से थियरी ऑफ सेल्फ ये दी थी जॉर्ज हर्बर्ट मीड ने. तो इसका आपको सेंट्रल कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, जहाँ मैंने यहाँ लिखा हुआ है सेंट्रल कॉन्सेप्ट इसका क्या है. सिगमंड फ्रॉइड की थियरी ऑफ ह्यूमन माइंड.
इसके अलावा जॉन पियाजे, इसकी थियरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इसको भी मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। इसने वी टॉक अबाउट 4 डिफरेंट स्टेज, इसके बारे में पता होना चाहिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन इज़ द एंग्जाइटी डिसऑर्डर, जिसमें से क्वेश्चंस आ सकते हैं। लाइक आपको पता होना चाहिए एंग्जाइटी क्या होता है, इसमें आपको पता होना चाहिए जनरल एंग्जाइटी डिसऑर्डर होता क्या है, आपको पता होना चाहिए ओसीडी क्या होता है, पैनिक डिसऑर्डर क्या होता है, ओसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है, इसके अलावा फोबिया क्या होता है। और फोबिया में क्वेश्चंस आ सकते हैं लाइक एक्रोफोबिया क्या होता है, एरोफोबिया क्या होता है, एक्वाफोबिया क्या होता है, एस्ट्राफोबिया, क्लॉस्ट्रोफोबिया, या इस तरह के बाकी फोबियाज जो होते हैं वो क्या होते हैं। दे माइट आस्क यू, लाइक क्वेश्चन इस तरह से आ सकता है कि द फियर ऑफ वाटर इज कॉल्ड एज एक्वाफोबिया, एरोफोबिया, एक्रोफोबिया, वो 4 ऑप्शन दे देंगे, इनके बारे में आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं दैट इज़ द पीटीएसडी, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, इसके बारे में पता होना चाहिए। अब इस पे क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि डाइडैश इज अ डिसऑर्डर इन विच एक्सपोजर टू एक्चुअल और थ्रेटेंड डेथ, सीरियस इंजरी और सेक्सुअल वायलेशन कॉजेज दिस डिसऑर्डर। तो आपको पता होना चाहिए ये किस चीज़ की वजह से होता है, तो ये कौन सा डिसऑर्डर है। यू शुड बी एबल टू से पीटीएसडी। पीटीएसडी की फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम यहाँ बात करते हैं सीपीटी थ्योरी या पीईटी थ्योरी की, तो इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। ये थेरेपीज़ क्या होती हैं, नॉट थेरीज, ये थेरेपीज़ क्या होती हैं। इसके अलावा हम सीबीटी के, ओसीडी में हम सीबीटी की बात करते हैं, सीबीटी क्या होता है, यू शुड नो दैट। ओसीडी की फुल फॉर्म क्या होती है। हम ईआरपी की बात करते हैं, ईआरपी क्या होता है, ईआरपी क्या होता है, और कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी यानी सीबीटी क्या होता है, उनकी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा हम बात करते हैं, आई गेस दिस इज़ इट, एंड एट द एंड ऑफ दिस वीडियो यू विल फाइंड लाइक रफली अराउंड 100 एमसीक्यूज़ आपको मिल जाएंगे, जिनके आपको आंसर्स भी दिए हुए हैं। ये एग्जाम सेंट्रिक एमसीक्यूज़ है, इनको आप देख सकते हैं एंड यू कैन अटेम्प्ट देम। और आप इनको जब अटेम्प्ट करोगे तो यू कैन कमेंट्स में आप लिख देना फिर लास्ट में कि आपको ये कैसा लगा। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड इंशाल्लाह अब इसके बाद यूनिट 3 करूँगा मैं, एंड यूनिट 3, 4 एंड 5 आपको एग्ज़ाम से पहले इंशाल्लाह आई विल कवर ऑल जितने भी आपके टॉपिक्स हैं सिलेबस में, एंड उसके बाद इंशाल्लाह मैं वीडियोज़ मैं भी अपलोड कराऊँगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वन, टिल देन बाय बाय।